हेलो वेसियंस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। यस, तो आईटी एडवांस बिल्कुल नजदीक है और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले रे एंड वेव ऑप्टिक्स। राइट, दो टाइप की फीलिंग इस टाइप आपके माइंड में चलती है। एक, बस यार अब जल्दी से एग्जाम हो और हम फ्री हो जाए, और दूसरे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में अभी भी चलता है यार 2 दिन और मिल जाते। तो 2 दिन मिलने से भी कुछ नहीं होगा और नहीं मिलने से भी कुछ नहीं होगा। जितना हमने करना था हमने कर लिया। राइट, अब लास्ट टाइम कूल रहते हुए कुछ पीवाई क्यूज को आप देखिए और अपनी तैयारी को फिनिश लाइन पर रखिए। राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 के पीवाई क्यू रे एंड वेव ऑप्टिक्स। राइट, ऑलमोस्ट 6 या 7 क्वेश्चन हमारे ख्याल से थे हमारे पास 2024 में, तो वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हम आपके साथ डिस्कस करते। तो स्टार्ट करते। द क्वेश्चन इज फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा था, एक अच्छा क्वेश्चन था। राइट, और रे ऑप्टिक्स से हमेशा बढ़िया क्वेश्चन आता है पेपर में। तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म P1 and P2 are kept with their sides parallel to each other in vacuum as shown in the figure. A light ray enters prism P1 at an angle of incidence theta such that the outgoing ray undergo minimum deviation in prism P2. देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, दो प्रिज्म दिए बैक टू बैक रखे हैं, सेकंड वाला उल्टा करके रखा हुआ है, दोनों हमारे इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो दोनों का प्रिज्म एंगल हमारा कितना कितना है, 60 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री हियर, प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री हियर। क्वेश्चन में हमें यह भी बता रहे हैं कि जो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है वो सेकंड प्रिज्म फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट प्रिज्म मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो क्योंकि सेकेंड प्रिज्म मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं फॉर सेकेंड प्रिज्म। अब मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या कंडीशन थी, याद होगी कुछ बच्चों को। भाई जो प्रिज्म के अंदर रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है, R1 जो है वो R2 के बराबर होता है, और R1 प्लस R2 कितना होता है, R1 प्लस R2 A होता है। R1 प्लस R2 अगर A है तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 डिग्री। भाई A तो मालूम है ना 60 डिग्री, एज A 60 डिग्री, R1 इक्वल्स टू R2, तो R1 प्लस R2 A क्या मिल गया, R1 R2। इसका मतलब सेकेंड प्रिज्म में हमें काम बन गया। सेकेंड प्रिज्म में जो रे है वो इनसाइड प्रिज्म के बेस के पैरेलल है, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है √3μ2। तो हम इसका इमर्जेंट एंगल भी निकाल सकते हैं। दिस इमर्जेंट एंगल कितना मान लें, चलिए E मान लेते हैं। इस इमर्जेंट एंगल को हम निकाल सकते हैं। कितना होगा ये इमर्जेंट एंगल, अगर हम निकालना चाहें तो sin I अपॉन sin R से हम इमर्जेंट एंगल निकाल सकते हैं। कितना आने वाला है, sin I का काम कौन करेगा, 30 डिग्री, sin R का काम कौन करेगा, इमर्जेंस एंगल, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम 1/√3। तो sin E कितना हो गया, √3/2, E कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहां पर E हमें मिल गया 60 डिग्री है। राइट, तो देखो अगर हम आपको एक प्रिज्म बना के दिखाएं और हम इसमें कहें कि एक मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है, तो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में ये रे पैरेलल हो जाती है, ये I होता है, और ये जो इमर्जेंस एंगल होता है E, ये I के बराबर रहता है। तो मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में R1 इक्वल्स टू R2 हो जाता है, I1 इक्वल्स टू I2 हो जाता है, R1 प्लस R2 A, तो R1 की वैल्यू मिल जाती है। अब हमने E की वैल्यू निकाली 60 डिग्री, तो इसका मतलब यहां पर भी एंगल कितना होगा, इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री, और ये दोनों दिखाए पैरेलल। अगर भाई ये दोनों इस तरह से पैरेलल हैं और ये लाइन ये नॉर्मल, यहां एंगल 60 है, तो ये नॉर्मल के साथ यहां भी एंगल 60 होगा, तो इसका मतलब इसका इमर्जेंस एंगल भी 60 डिग्री हो गया। तो इमर्जेंस एंगल फॉर प्रिज्म P1, इमर्जेंट एंगल फॉर P1 कितना हो गया, चलिए E डैश लिख लेते हैं, 60 डिग्री। तो प्रिज्म P1 से जो इमर्जेंस एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है। अब प्रिज्म P1 के स्ट्रक्चर को देखते हैं।
ये है प्रिज्म P1। इसमें भाई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं दी है। अब ये अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ये जा रही है और यहां पर ये इमरजेंस एंगल आपको मिल चुका है कितना, E डैश 60 डिग्री। तो अब हम रिवर्स में इसको एनालाइज कर सकते हैं। रिवर्स में एनालाइज करने का मतलब यहां पर R2 निकालते हैं, राइट? यहां पर क्या निकालते हैं, R2। तो साइन R2 अपॉन साइन 60 डिग्री, स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना था P1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √3/2, राइट? अंडर √3/2 कितना हो गया, साइन R2 इक्वल्स टू साइन 60 √3/2 अपॉन अंडर √3/2। तो ये तो कितना रह गया, 1/√2। कितना रह गया, 1/√2। तो R2 कितना हो गया, 45 डिग्री, राइट? तो क्वेश्चन बेसिकली जो था ना सिंपल था, लेकिन कब, जब हम इसके प्रोसेस को स्ट्राइक कर लेते। प्रोसेस क्या था कि सेकेंड प्रिज्म में रे बेस के पैरेलल है, तो सेकेंड प्रिज्म से क्वेश्चन स्टार्ट होना था। जो सेकेंड का इमरजेंस एंगल था वही उसका इंसिडेंस एंगल था, और जो सेकेंड का इंसिडेंस एंगल था वही फर्स्ट का इमरजेंस एंगल था। तो ये इसका की पॉइंट था। अगर ये स्ट्राइक करता तभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता, राइट? अब हमें मिल गया, R2 मिल गया 45। R1 प्लस R2 कितना होता है भाई, वो तो हमेशा A के बराबर रहता है। R1 प्लस R2 कितना होता है, वो तो A के बराबर रहता है। R1 कितना हो गया, 60 माइनस R2 मतलब 15 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल मिल गया R1। पूछा कौन सा है, थीटा। स्नेल्स लॉ फिर से, तो देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उठा के स्नेल्स लॉ के ऊपर बना दिया, साइन आई अपॉन साइन आर के ऊपर बना दी। सिचुएशन देखने में कॉम्प्लेक्स कर दी, सॉल्व करने में आसान कर दी। कितना बन गया, ये बन गया साइन थीटा अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 साइन थीटा 3/2 साइन R1 is 15 degree, theta equals to sin inverse 3/2 sin 15 का मतलब पाई बाय, यस 15 का मतलब पाई बाय 15 डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं ना भाई। पाई कितना होता है 360, और सॉरी 180, पाई इज 180 और हमें 15 डिग्री चाहिए 180, तो 180 डिग्री इज पाई, तो 15 डिग्री इज पाई अपॉन 180 इंटू 15, तो कितना आ गया π/12। दिया क्या था, साइन इनवर्स √3/2 साइन π/बीटा, तो बीटा कितना हो गया, बीटा हमारा हो गया 12, तो इंप्लाइज बीटा इक्वल्स टू 12, तो बीटा इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। तो फाइनली हमें मिल गया बीटा की वैल्यू 12, राइट? तो देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व किया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, राइट? तो बहुत बार रीड करने के बाद हम क्वेश्चन को स्किप मार लेते, तो उनमें से नहीं है, थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ाए क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होता चला गया, राइट? तो बस फर्स्ट पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए कि कंडीशन जो दी है वो सेकंड प्लेस पे दी है, तो सेकंड प्लेस से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट? यस, बढ़े आगे, देखें एक और। Yes, Young's double slit. That means question is from wave optics. In YDSC, each of the two slits A and B, as shown in the figure, are oscillating about their fixed center and with a mean separation of 0.8 millimeter. Okay? देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, 2 पार्ट इसमें है। हमें यहां पर YDSC अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसका मीन सेपरेशन D हमें बताया हुआ है, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एट एनी टाइम, ये दोनों स्लिट सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रही हैं, दोनों स्लिट, ये दोनों स्लिट सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रही हैं, इतना हमें क्लियर है।
किसी इंस्टेंट पे इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम, अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं, सेपरेशन देख रहे हैं, तो वो हमें गिवन है d इक्वल टू 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज 0.08, मतलब जो एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको दी गई है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन स्लिट ये भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन चेंजेस विद टाइम। भाई स्लिट सेपरेशन चेंज हो रहा है तो इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा, बट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रिमेन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह दी इन्होंने। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑलवेज लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये भले ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, इनका मिड पॉइंट हमेशा सेम है। इसका मतलब अगर ये बी ऊपर को जा रहा है तो ये ए नीचे को जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों के मोशन में पाई का फेज डिफरेंस है। इन दोनों के मोशन में पाई का फेज डिफरेंस है। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। पूछ क्या रहे, द एट्थ ब्राइट फ्रिंज अबव द पॉइंट O ऑसिलेट्स विद टाइम बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। बिल्कुल ये एट्थ फ्रिंज है। कौन सी वाली? एट्थ वाली। तो एट्थ फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी भाई? पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हमें मालूम है n लैम्डा d बाय d होता है। तो एट्थ फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी? उस पोजीशन का दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का डिस्प्लेसमेंट, सेपरेशन हमसे मांग रहे हैं, राइट? तो एट्थ फ्रिंज की पोजीशन का एक्सट्रीम पॉइंट हमें देखना है। अब अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान दें तो y8 तो हमारा कितना होगा? 8 लैम्डा d बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना था? देखिए 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। यही था सेपरेशन। मिलीमीटर में था, मीटर में हम बदल लेते हैं, नीचे माइनस और ऊपर +3। ये हो गया। तो सेपरेशन जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। लैम्डा कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब -10। डी कितना था? 1 मीटर। उसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा। और नीचे कितना हो गया? 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। तो ये एट्थ फ्रिंज की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। एट्थ फ्रिंज की जो पोजीशन है वो ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। हमसे क्या पूछा है? हमसे कह रहे हैं द सेपरेशन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजीशंस। ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस बनेंगी उनके बीच का सेपरेशन पूछा है। अब एक्सट्रीम कौन सी बनेगी? एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम, यही दोनों लिमिट वैल्यू होती है। तो y8 मैक्स कितना होगा जब ये मिनिमम हो जाए? तो 8 इंटू 6 3 ये हो गया। ये मैक्सिमा देखना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर मिनिमा होना चाहिए, तो 0.8 माइनस 0.04 होना चाहिए। तो ये हो गया 8 इंटू 6 10⁻⁻4 अपॉन 0.76। और y8 मिनिमा, मिनिमा की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए भाई? एक मैक्सिमा जब ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से, तो एक मैक्सिमा वाला पोजीशन, एक मिनिमम वाला, वही दोनों एक्सट्रीम है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन हमें देखना है। तो 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.8 प्लस 0.04। मिनिमा के लिए नीचे ऐड हो गए, तो कितना बन गया? 48 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.84। सेपरेशन कितना हुआ? डिफरेंस ऑफ दीज टू, y8 मैक्स y8 मिन कितना बन गया? देखिए 48 इंटू 10⁻⁻4 तो हो गया कॉमन, 48 इंटू 10⁻⁻4 तो हो गया कॉमन। ये रह गया 1 अपॉन 0.76 और ये रह गया 1 अपॉन 0.84। तो ये भी आप हटा के, ये भी आप हटा के 100 लगा लीजिए। तो कितना हो गया सेपरेशन? 48 इंटू 10⁻⁻2 84 माइनस 76 अपॉन 84 इंटू 76। ये हो गया 48
इंटू 84 माइनस 76 8, 84 इंटू 76, 4 से कैंसिल करें, 4 से कैंसिल करें, 4 2 8 414, 3 7 और 3 16, राइट। 4 से 19 और 4 से 4 टाइम्स, तो 8 अपॉन 19 इंटू 7, भाई कितना हो गया, 7 9 63, 6 133, ये हो गया 8 अपॉन 133 इंटू 10 रेज़्ड पावर -2, ये हो गया। तो सेपरेशन किस यूनिट में गिवन है, माइक्रोमीटर में निकालना है। किस में निकालना है, माइक्रोमीटर में। ये किस में आया, मीटर में, तो डेल्टा वाई इन माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 133 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर, ये हो गया। कितना हो गया, 8, भाई ये 6 2 4 रह गया ना, 2 जीरो इसे दे देते हैं, 133 इंटू 10⁻², कर ही लेंगे डिवाइड, राइट। देखो 33 इंटू 6 नियर अबाउट 200 है और 800 है, तो 600 के अराउंड, 6 के अराउंड ये हमें दिखाई दे रहा है, तो दिस इज 601.50 माइक्रोमीटर, तो 601.50 माइक्रोमीटर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन्वॉल्व कराते हुए YDSC में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, राइट। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड हमने किया। देखिए दूसरे में क्या हमसे पूछा था, उसको भी एनालाइज करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, पैराग्राफ तो हमें पता है क्या है, द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट विच द एर्थ ब्राइट, तो एर्थ के बारे में ही पूछा है, लेकिन इस बार स्पीड पूछा है। देखो अब पोजीशन तो आपको पता है ना, y8 कितनी थी, 8 लैम्डा d अपॉन, यही थी। d की वैल्यू कितनी थी, 8 लैम्डा d अपॉन 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, यही था ना। ये मिलीमीटर में था, मीटर में हमने कन्वर्ट करना था। ये इस बार हमें क्या पूछ रहे हैं, स्पीड। स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड हो गई dy अपॉन dt, 8 लैम्डा d इंटू 10⁻³ अपॉन 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट ही तो करना है भाई, 1/x का डिफरेंशियल -1/x²। फर्दर चेन रूल से x का करेंगे तो 0.04 कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये हो गया। रखिए वैल्यू, 8 लैम्डा इज 6000, 10⁻10, d is 1, 10⁻³ अपॉन, देखो ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है कंपेयर टू दिस वन, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 का स्क्वायर 0.64 लिख लेते हैं। हियर इज 0.04, ओमेगा कितना गिवन है, ओमेगा, ओमेगा इज 0.08 रेडियन पर सेकेंड, राइट। ओमेगा इज 0.08 रेडियन पर सेकेंड कॉस ओमेगा, ये हो गया। कौन सी स्पीड पूछी है, मैक्सिमम। मैक्सिमम में कॉस की वैल्यू कितनी, 1, तो कॉस ओमेगा टी हो गया हमारा 1, राइट। तो कॉस ओमेगा टी को 1 रखते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई, 8648, 10⁻⁴, 0.64
0.04, 0.08, 0.08 है, हाँ 0.08 करेक्ट है भाई। ये इससे उड़ा दिया, ये उड़ा के 100 लगा दिया। 8 टाइम्स 64, 4, 2 टाइम्स 8, 224। तो 24 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। देखो हमने कहा यहां नेग्लेक्ट कर देते, अगर यहां नेग्लेक्ट नहीं भी करेंगे तो फॉर मैक्सिमा कॉस ओमेगा टी कितना 1 साइन ओमेगा टी 0, तो ये तो 0 ही होना था, तो इसलिए 0.8 स्क्वायर 0.64 से एग्जैक्टली हमारा 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का था, दूसरा क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का था, राइट। इसमें एक साथ दो हो गए, पैराग्राफ बेस्ड था तो दो पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने सॉल्व किए। सेकंड वाला तो इजी था, अगर फर्स्ट वाला हमने बना लिया तो सेकंड वाले में कोई ऐसी दिक्कत रहने वाली नहीं थी, राइट। आगे बढ़े, देखें और कैसे क्वेश्चन थे रे ऑप्टिक्स से। यस, अ ग्लास बीकर हैज अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस। ये जो डार्क दिखा रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स बेस है भाई, मतलब एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया है 1.60। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, अच्छा इस कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दे दी गई है। वाइल द प्लेनर सरफेस, प्लेनर तो इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम चाहें इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या फाइंड करना, फोकल लेंथ, तो हम फाइंड कर सकते हैं प्रोवाइडेड मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो। द बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n अप टू, अब इसमें एक और लिक्विड फिल किया है, तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.60 है। ये तो एक कॉन्केव लेंस है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉम्बिनेशन है। इमेज ऑफ द पॉइंट, द बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वन। एक चीज और गिवन है यार, प्लेनर सरफेस एक्ट एज अ मिरर। तो जो नीचे वाली सरफेस है ये मिरर की तरह काम कर रही है। तो लेंस मिरर, अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे पहले लेंस कॉन्केव, फिर कॉन्वेक्स, फिर मिरर, फिर वापस कॉन्वेक्स लेंस, फिर वापस कॉन्केव लेंस, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। कॉन्केव मिरर की तरह ये काम करेगा या कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ, क्योंकि यहां पर कॉन्केव भी है कॉन्वेक्स भी है, जिसका पावर ज्यादा होगी उसी का तरह का डोमिनेशन हो जाएगा। इफ द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O एट हाइट h इज फॉर्म्ड ऑन टू इटसेल्फ, लीजिए सारा कुछ आसान कर दिया। कह रहे हैं यहां इमेज यहीं पे बने, इसका मतलब भाई अगर ये हम ऐसा कर लेना, ये ऐसा कर लेते हैं हम, ठीक है, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स लेंस, ये लिक्विड से बना हुआ है कॉन्केव, और तीसरा मिरर। आप चाहते हैं यहां से जो रे गई वो वापस यहीं आए, तो भाई आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्शन सफर करेगी, आ जाएगी। दूसरी भी आए, कब आएगी, जब यहां से जाए पैरेलल गिरे वापस अपने पाथ पे आए तो वापस आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों से पास होने के बाद मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल करनी चाहिए, इसका मतलब इन दोनों से पास होने के बाद पैरेलल होनी चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए, इनका कंबाइंड फोकस होना चाहिए, बस खत्म कहानी। ये पॉइंट इन दोनों लेंस का कंबाइंड फोकस होना चाहिए, और अगर ये इन दोनों पॉइंट का कंबाइंड फोकस है तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमें भाई एल्गोरिथम तो समझ में आ गया हमें क्या करना है, तो हम पहले निकालते हैं 1/f1 किसके लिए, कॉन्केव सरफेस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए 1/f1, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, 1/r1 इज इंफिनिटी, r2 भाई r1 प्लेन सरफेस है, r2 रेडियस 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर,
कितना हो गया, n माइनस 1/9 1/f1, ये हो गया। F2 कॉन्वेक्स, 1/f2 कितना, 1.6 माइनस 1। कॉन्वेक्स में फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर है और सेकंड सरफेस फ्लैट है, तो कितना हो गया 0.6/9, क्या हो गया 1/f2, 2 हो गई। 1 है 2 है तो नेट फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/f इक्वलेंट 0.6/9 माइनस n माइनस 1/9, 1.6 माइनस n/9 1/fe, तो fe इक्वल्स टू, ये हो गया। और हमने कहा इसी पॉइंट पे रखी हुई इमेज यहीं बनेगी, तो ये जो PO है, हाइट है h, ये इसी फोकल लेंथ के बराबर होगी, तो h हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया h, तो h हमारा निकल के आ गया 1.6 माइनस n/9, यही आया ना, नहीं उल्टा 9/1.6 माइनस n, कितना आया h, यस h इक्वल्स टू 9/1.6 माइनस, ये आ गया। अब n तो गिवन ही नहीं है, तो हम देखें ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, हमें n की 4 डिफरेंट वैल्यू के लिए n h दिया हुआ है, तो एक एक करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहले a के लिए n इज 1.42, n कितना, इफ n इज 1.42, तो h कितना 9/1.6 माइनस 1.42, 9/0.12, ये हो गया 12, 7 टाइम्स 84, 60, 75, 1.42, 9/42, not 48, right? It is 42. This is 0.18, right? तो कितना आया 18 into 5, 50. So this one is the correct answer. B भी चेक करते हैं, n is 1.35, h is 36. B, n is 1.35, h 9/1.6 minus 1.35, so 9/25, 3 times 75, 150, 6 times. Yes, तो एग्जैक्टली करेक्ट है हमारा ये सेकंड वाला भी, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से थर्ड भी चेक करते हैं, 1.45, थर्ड चेक करते सी पार्ट, n इज 1.45, तो कितना हो जाएगा h इक्वल्स टू, यस सी, h इक्वल्स टू 9/1.6 माइनस 1.45, ये हो गया, कितना हो गया 9/0.15, ये हटाएंगे 15, 60, कितना गिवन है, यस 65, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट। फोर्थ कितना है 1.48, अभी 1.48 में तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, 9/1.6 माइनस 1.48, कितना आया था इसमें आया था 75, अभी किया था, तो कितना बन गया, yes, this is 1.48 minus 1.48, कितना हो गया 85 is again wrong, तो दो ही ऑप्शन करेक्ट है, A एंड B,
C and D are not correct. A, B is the correct answer. राइट तो सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। देखो इस कॉन्सेप्ट पे तो मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां इमेज वहीं बन जाए। तो इस केस में जो फाइनल रिफ्लेक्शन है वो सीधा परपेंडिकुलर होना चाहिए डायरेक्टली। एक कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन हमारे आसान हो जाते हैं। राइट यस बढ़े आगे देखें एक और। यस देखें A point source S emits unpolarized light uniformly in all directions at 2 points A and B. The ratio IA upon IB of the intensity of light is 2. देखो किसी पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकलती है ना, ये पॉइंट सोर्स है S, तो इससे जब लाइट निकलती है तो R1 डिस्टेंस पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मान लेते हैं इसकी पावर P है, तो एनर्जी पर सेकेंड कहां स्प्रेड हो जाएगी? पूरे स्पेयर में। तो 4 पाई, तो इंटेंसिटी जो होती है वो R1 स्क्वायर के साथ वेरी करती है। अब ये पॉइंट सोर्स रहा होगा, ये पॉइंट A रहा होगा और ये पॉइंट B रहा होगा। हमें A की डिस्टेंस RA गिवन है, राइट। ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? RA। और B का डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं? RB। तो IA अपॉन IB, IA अपॉन IB is given to I is inversely proportional to R square, तो RB square अपॉन RA square equals to 2। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया RB equals to √2 RB equals to √2 RA, ये रिलेशन आ गया। भाई किसी भी पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो R स्क्वायर के साथ वेरी करती है, और A और B पॉइंट पे इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है 2, इसका मतलब इनका डिस्टेंस अलग अलग है। तो A और B पर अगर डिस्टेंस रिलेशन देखें तो ये डिस्टेंस रिलेशन हो गया। If a set of two polarides having 45-degree angle with their path axis is placed just before point P, point B यहां पर, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 45 डिग्री। थोड़ा बड़ा करके देखें, ये पहला पोलराइड, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड। तो अगर यहां से अनपोलराइज्ड लाइट हमारी आती है तो इससे पास होने के बाद कैसी हो जाएगी? दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड। इंटेंसिटी अगर हम माने तो कितनी है? IB। तो यहां कितनी हो जाएगी? IB/2, और ये किस में बदल जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड। तो दो पोलराइड में से जब पहले पोलराइड से पास होगी ना तो इंटेंसिटी हो जाएगी आधी, IB/2, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सेकेंड पोलराइड से पास होगी। सेकेंड पोलराइड की एक्सिस कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? 45। लॉ ऑफ वैल्यूज लगा देते हैं, तो यहां कितनी इंटेंसिटी आएगी? IB/2 cos स्क्वायर 45। cos 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 to 4 IB/4। तो IA तो उतना ही रहेगा और IB की नई वैल्यू कितनी हो गई? IB/4। इसका मतलब हम बोले तो IA न्यू वैल्यू, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, लेकिन IB न्यू वैल्यू इसमें चेंज आया। ये जो IB था वो 1/4 हो गया। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? IA न्यू अपॉन IB न्यू कितना हो जाएगा? IA IB अपॉन 4, तो 4IA अपॉन IB, 4 into 2 कितना हो गया? तो इंटेंसिटी रेशियो इज 8। यस, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमें देखने में लगता है आसान है लेकिन इनमें मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होते हैं, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन रहते हैं, राइट। चले आगे देखें नेक्स्ट।
a light ray is incident on the surface of sphere of refractive index n at an angle of incidence theta naught. The ray partially refract into the sphere with angle of refraction phi naught and then partially reflect from the back surface. The reflected ray then emerge out of the sphere after a partial refraction. The total angle of deviation. Match the column type question है list 1 list 2 राइट. टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हमें दिया है, तो थोड़ा सा डायग्राम बना के देखें क्या कहना चाह रहे हैं. ये कह रहे हैं इसमें एक रे आ रही है, आ गई कितने एंगल पे, थीटा नॉट पे. The ray partially refract into the sphere with angle of refraction. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने, फाई नॉट. ये पहला रिफ्रैक्शन. डेविएशन एंगल कितना हुआ, डेल्टा 1 थीटा नॉट माइनस फाई नॉट. हो गया. अब क्या है, एंड देन पार्टली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैक सरफेस. यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट. अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल कितना हो गया, फाई नॉट. ये भी कितना हो गया, फाई नॉट. डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा 2 पाई माइनस 2 फाई नॉट. भाई रेडियस है ना, रेडियस तो सेम ही एंगल बनाएगी. भाई ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो रेडियस रेडियस इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. तो जितना एंगल यहां था फाई नॉट, भाई रेडियस रेडियस इक्वल है ना, तो एंगल भी सेम हो जाएंगे. यहां फाई नॉट है तो यहां भी कितना, फाई नॉट. ये फाई नॉट है तो ये भी कितना, फाई नॉट. तो टोटल कितना, 2 फाई नॉट. तो डेल्टा 2 कितना, पाई माइनस 2 फाई नॉट. दूसरा भी आ गया. अब अगर फिर यहां ज्वाइन करें तो ये फिर से फाई नॉट होने वाला है. अगेन सेम रेडियस रेडियस, तो सिमेट्री है ना, सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, और हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं. यहां से जब ये बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से फिर अवे बैंड हो जाएगी. कितने एंगल पे, फिर से डेविएशन कितना हो गया, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट. पहला, दूसरा और तीसरा. यहां पर नेट डेविएशन एंगल दिया हुआ है एल्फा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एमर्जेंट रे. तो एल्फा किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3. 2 टाइम्स थीटा नॉट माइनस फाई नॉट प्लस पाई माइनस 2 फाई नॉट. 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट प्लस पाई. ये एंगल ऑफ डेविएशन. मैच द क्वांटिटीज मेंशन. अब हमें क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है, अब हमें मैच कराना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को. लिस्ट 1 में कह रहे हैं n इक्वल टू 2, एल्फा इज 180, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा नॉट. n इक्वल टू 2, एल्फा इक्वल टू 180. n तो पहले तो स्नेल्स लॉ लगाएं तभी बात बनेगी. भाई साइन थीटा नॉट साइन पाई नॉट, स्नेल्स लॉ. तो ए पार्ट n इक्वल टू 2, n कितना दिए, n इक्वल टू 2. एल्फा कितना दिए, 180. साइन थीटा नॉट n साइन पाई नॉट. एल्फा आया था हमारा 2 टाइम्स थीटा नॉट माइनस 2 फाई नॉट प्लस 180. पाई पाई को 180 लिखेंगे, यही आया था. यस, 2 थीटा नॉट माइनस 2 फाई नॉट प्लस पाई. एल्फा की जगह रखिए 180, गिवन है. ये कैंसिल हो गया, तो थीटा नॉट कितना हो गया,
थीटा नॉट बाय 2 यहां रखते हैं n फाई नॉट 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 कॉस थीटा नॉट बाय 2 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 cos theta naught by 2 equals to 0. Theta naught is 0 or not 0, 1. भाई 2 कट गया तो ये 1 रह गया ना, cos 0 is 1. तो थीटा नॉट 0 आ गया। तो इसका मतलब P के साथ 5 चला गया, P के साथ 5 चला गया, C D 2 एलिमिनेट हो गए। Q क्या है? n इक्वल्स टू √3 अल्फा इज 180। Q n इक्वल्स टू √3 अल्फा इक्वल्स टू 180। साइन थीटा नॉट √3 साइन फाई नॉट। और दूसरी कंडीशन अल्फा इज अगेन 180। अरे 2 टाइम्स थीटा नॉट माइनस 2 फाई नॉट प्लस 180, तो थीटा नॉट इज स्टिल 2 फाई नॉट। कर दे एलिमिनेट, क्या बन जाएगा? साइन थीटा नॉट √3 साइन थीटा नॉट बाय 2, ये बन गया। कितना हो गया? 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 कॉस थीटा नॉट बाय 2 इक्वल्स टू √3 साइन थीटा नॉट बाय 2। ये तो गया, या कॉमन लेके रख लो, 0 हो गया, राइट। और कॉस थीटा नॉट बाय 2 इक्वल्स टू √3 बाय 2, तो थीटा नॉट बाय 2 30 डिग्री, तो थीटा नॉट और एक वैल्यू साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 रख के देखेंगे तो थीटा नॉट या तो 0 होगा या 60 डिग्री होगा। तो ये तो सीधा सीधा इसी से मैच हो गया। Q2 ये भी रिजेक्टेड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो देखो रे ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैच द कॉलम टाइप था, पैराग्राफ टाइप में 2 क्वेश्चन आ गए हमारे पास, और वेव्स, राइट। वेव ऑप्टिक्स से अगर बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास सिंपल पोलराइजेशन पर बेस्ड था और दूसरा क्वेश्चन जो था वो हमारा बेस्ड था किस पर? यस, किस पर बेस्ड था? YDSC इंक्लूडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ये क्वेश्चन थे 2024 जेई मेंस के छोड़ के एडवांस के, राइट, IIT एडवांस के क्वेश्चन जो कि सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किए रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो हमने ऑल कंप्लीट पेपर जो 2024 का था वो आपको पार्ट्स में डिस्कस कर लिया। पहले हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देन मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत बड़ा फिगर था, 10 क्वेश्चन थे हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। तो मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को भी अगर हम देखें तो वहां भी हमारे 9 क्वेश्चन थे दोनों पेपर को मिला के। एंड देन कल हमने डिस्कस किया था आपके साथ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, SHM, राइट। तो सारे टॉपिक जहां से भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। तो ये लास्ट रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 ही क्वेश्चन थे, वो हम कल आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसे यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।